गैस आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल और RDBMS की। ये जो टर्म्स हैं शायद आप लोगों को बहुत खतरनाक लगें, ऐसा लगे कि पता नहीं क्या आ गया है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानिए, ये जो सीक्वल है, डेटाबेस है और ये सारे टर्म्स हैं, ये एकदम बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम लोग करके देखेंगे, हम लोग जाएंगे अपने कंप्यूटर में देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज और थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को मालूम है। थ्योरी में मिनिमल रखता हूँ एकदम, और बिल्कुल भी ज़्यादा मैं थ्योरी में टाइम वेस्ट करने पर भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं और कुछ चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर करूँगा क्या, थोड़ी सी बात करूँगा डेटाबेस की कि क्या है ये डेटाबेस, RDBMS क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर में और ये जो सारी चीज़ें हमने इन थ्योरी बोली हैं उसको हम इन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जिसको ऑर्गेनाइज करके रखा है एक जगह पर। क्यों किया ऑर्गेनाइज हमने? ताकि ईजीली एक्सेस्ड, ठीक है, यहाँ पर इसको ईजीली एक्सेस किया जा सके। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ पर है एसेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड, ठीक है। तो एक्सेस कर सकें आप उसको, मैनेज कर सकें और अपडेट कर सकें, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो कि आपकी एक बुक शेल्फ है, ठीक है। एक तो है आपका जो डेटा है वो आपके घर में फैला हुआ है, यानी कि जो आपकी किताबें हैं, साइंस की किताब पढ़ी है एक रूम में, मैथ्स की किताब पढ़ी है दूसरे रूम में, और आपकी सोशल स्टडीज़ की किताब जो है वो छत पे पड़ी हुई है, बारिश में भीग रही है, धूप में सूख रही है, जो भी है। और एक दूसरा आपके पास एक सिनेरियो समझो, एक और इंसान है, मान लो रोहन की किताबें ऐसे पड़ी हुई हैं, और एक हैरी बच्चा है, वो बहुत अच्छा है, वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसका जो शेल्फ है उसके अंदर रखेगा सारी सारी की सारी चीज़ें। शेल्फ के अंदर भी उसके खाने बने हुए हैं, एक उसकी साइंस की किताबें आई हैं, ये उसका साइंस का खाना है, और ये उसका मैथ्स का है, और ये उसका मान लो अदर्स का है। उसने एक अदर्स का सेक्शन बना दिया है कि भाई जो बाकी की किताबें हैं वो मैं यहाँ पर रखूँगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे टू कीप थिंग्स, ठीक है। और ये है हैरी। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये रोहन है जो कि खुश नहीं रहेगा क्योंकि ये हरकतें ऐसी नहीं कर रहा है कुछ रहने वाली। इसने इसकी किताबें क्या फैली है, क्या फैली है, क्या फैली है, एक इसकी पड़ोसी की बिल्डिंग की छत पे पड़ी हुई है, गया होगा ये मिलने किसी से, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे है तरीकों चीज़ों को रखने का, और एक है अनऑर्गेनाइज्ड वे चीज़ों को रखने का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे जो है वो हमारा, अगर डेटा की भाषा में बात की जाए तो वो है हमारा डेटाबेस। क्यों करते हैं ऑर्गेनाइज चीज़ों को? ताकि आप एक्सेस कर सकें, इजीली मैनेज कर सकें और अपडेट कर सकें। कि भाई अगर आपको एक और साइंस की किताब आपके पापा ने दिलवा दी तो आप कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे, ताकि कभी भी आप वापस से उसको ढूंढने के लिए आओ तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो जब डेटा बहुत बढ़ जाता है तब हम लोगों को उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और अच्छे से अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये सारे ऑपरेशन ईजी हो जाते हैं अगर आप लोग जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। तो समझ लो कि जो RDBMS है वो डेटा को रखने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने जो दूसरा पॉइंट था वो ऑलरेडी बता दिया। DBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट्स विद द एंड यूजर्स एप्लीकेशंस एंड द डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज द डेटा। यानी कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो आपसे पूछ रहा है, वो उसको आप कमांड दे रहे हो, आप उससे कह रहे हो कि भाई मुझे ये करके दे दो, और वो क्या कर रहा है, इस DBMS जो सॉफ्टवेयर है ये आपको मदद करेगा आपके डेटा को, जो कि आपने इजीली एक्सेसिबल, मैनेजेबल और अपडेटेबल बनाकर रखा हुआ है अपने डेटाबेस के अंदर, उससे पुल करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हमने ये दो पॉइंट्स जो अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। अब ये काम हम कैसे करेंगे? अभी हम इस सीरीज़ में PHP सीख रहे थे, ठीक है। तो PHP में हम लोग क्या करेंगे, PHP की MySQL APIs की मदद से हम लोग MySQL डेटाबेस में से देखेंगे किस तरह से डेटा पुल किया जा सकता है, किस तरह से डेटा पुश किया जा सकता है और किस तरह से एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट किया जा सकता है। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो इसको भी होल्ड पे रखो आप, हम जब कोड में जाएंगे तब इस चीज़ को करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग MySQL यूज़ कर रहे हैं, और MySQL सिर्फ अकेले का अपना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। आप ये मत समझना कि RDBMS का मतलब SQL। RDBMS बहुत सारे हैं, SQL उनमें से, MySQL उनमें से एक है।
हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में माई सीक्वल को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो इजी टू यूज़ है और फ्री एंड ओपन सोर्स भी है, ठीक है। तो माई सीक्वल एक ओपन सोर्स RDBMS है, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं RDBMS का। और ये हमारा डेटाबेस का कह लो आप लोगो है या कुछ भी कह लो, एक अच्छे से डिज़ाइन बना हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा RDBMS है वो क्या है। तो सबसे पहले तो RDBMS में क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है टेबल्स में। इस बात का क्या मतलब हुआ, अब जैसे मान लो आपके पास एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट है आपके पास। तो स्प्रेडशीट से पहले आपके पास वर्कबुक होती है, ठीक है। तो वर्कबुक होती है इस तरह से, जब आप खोलते हो एक्सेल की एक नई फाइल बनाते हो। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ नहीं किया है तो आप अभी भी खोल के देख लो, मोस्ट ऑफ द विंडोज़ मशीन्स में होता है। तो आपकी ये वर्कबुक 1 करके, बुक 1 करके एक बनता है फाइल, ठीक है, book1.xlsx ऐसे करके एक फ़ाइल बनती है। और उस फाइल के अंदर यहाँ पर टैब्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इस तरह से आपकी बहुत सारी शीट्स होती हैं, ठीक है। और सारी की सारी शीट्स जो होती हैं उसमें आप अलग अलग तरह का डेटा डाल सकते हो, सब आपकी डेटा डालने के लिए शीट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्कबुक को जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से हम लोग डेटाबेस के वर्ड में, ये तो एक्सेल वर्ड है, हम डेटाबेस के वर्ड में जाएं। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी सी एनालॉजी तैयार कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को। तो डेटाबेस वर्ड में अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर डेटाबेस के अंदर वर्कबुक को कह सकते हैं DB, यानी कि हमारा डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस, ठीक है। इसको मैं RDBMS वर्ड कह लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो वर्कबुक है वो हमारा डेटाबेस होता है। उसी तरह जिस तरह से यहाँ शीट्स होती हैं उस तरह हमारे पास यहाँ पर टेबल होती हैं। अब जैसे मान लो आप लोग को एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो आप लोग अगर एक्सेल में करना चाहोगे तो आप नेम्स करके एक शीट बना सकते हो, फिर किसका क्या प्रोफेशन है उसकी एक शीट बना सकते हो, फिर किसको कितनी सैलरी मिलती है या फिर किसका क्या काम है या फिर कौन कहाँ पर किसका ऑफिस है उसकी एक अलग से शीट बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जब हम RDBMS की बात करते हैं तो हम अपने डेटा को टेबल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 बनाते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड सो ऑन। और इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी दूंगा। तो आप लोग अभी इतना समझ लो कि जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड होता है टेबल्स में, ठीक है। अब सीक्वल जो होता है वो हमारा मीडियम है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का। जिस तरह से अगर कभी आप मुझे मिलते हैं तो हम लोग बात करेंगे हिंदी में या मे बी इंग्लिश में, आई डोंट नो, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो, और मे बी अगर आपको आती है तो, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो आप मुझसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग बात करेंगे एक भाषा का उपयोग करके, उसी तरह से सीक्वल जो होती है वो भाषा होती है डेटाबेस से बात करने की। आप डेटाबेस से जाके ये नहीं कह सकते अबे ए चल 2 रिकॉर्ड दे, ये बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको सीक्वल को से डेटाबेस से सीक्वल की भाषा में, उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आप उससे कहोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ईयर इज ग्रेटर देन, ज्वाइनिंग डेट इज ग्रेटर देन 1999, तब वो आपको डेटा देगा। तो ये भाषा है डेटाबेस की, और इस भाषा को किस तरह उपयोग करना है ये हम देखेंगे। तो सिंटैक्स जो होता है जो आप देते हो अपने डेटाबेस को ताकि वो आप लोगों को रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके दे, यानी कि आपने जो डेटा स्टोर किया था वो रिट्रीव करके दे, वो भाषा को सीक्वल बोलते हैं। और हम लोग देखेंगे सीक्वल की जो फुल फॉर्म है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, सो ईच टेबल हैज़ सम नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑब्वियसली जैसे कि हमने इसको एक्सेल से कंपेयर किया ही है, इसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं और उन कॉलम्स में कुछ हेडर्स होते हैं और उस हेडर्स के नीचे डेटा होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक शीट होती है हमारी, जैसे कि अगर हम एम्प्लॉई का डेटा स्टोर करें तो हम कहेंगे नेम और उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं रोल, और अगर एक छोटे डेटाबेस की बात करें तो इतना काफ़ी रहेगा। तो या फिर एक सीरियल नंबर भी हम कर सकते हैं और इसको एक टैबुलर फॉर्म में हम बना सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई ये मेरा डेटा है, इस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब सीरियल नंबर में यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर नेम में आ जाएगा मान लो हैरी, और यहाँ पर आ गया रोहन, और यहाँ पर आ गया जो है स्किल एफ, ठीक है। डेट ऑफ जॉइनिंग में मान लो हैरी ने ज्वाइन किया 2018 में, कुछ सम डेट पता ही है रही है लेकिन तब भी चलो इसको ईयर ऑफ जॉइनिंग बना देते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की कोई गलती करता हूँ छोटी मोटी तो बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, अरे आपने डेट ऑफ जॉइनिंग लिखा लेकिन आपने ईयर डाल दिया उसमें। बट
आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग, तो वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप प्लीज़ उसको उस पर फोकस करें, छोटी मोटी गलती पे फोकस ना करें, ये हम सब करते हैं। 2019 स्किल एफ मान लो नया है, स्किल एफ वैसे बहुत पुराना आदमी है तो 2017 कर देते हैं उसको। और रोल में हम लोग कर देते हैं प्रोग्रामर, ठीक है, हैरी इज़ अ प्रोग्रामर, रोहन इज़ क्लीनर, और उसके बाद जो स्किल एफ है वो है कुक, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, तो इनको भी प्रोग्रामर बना देते हैं, लेकिन ठीक है इन क्लीनर और कुक इनको रखते हैं, ये पार्ट टाइम प्रोग्रामर्स भी हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो टेबल है इसमें हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा, और इसमें जो हमारे सम नंबर ऑफ कॉलम्स थे उनके कॉलम हेडर्स थे जो कि थे हमारे सीरियल नंबर, नेम, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और रोल, तो ये हमारे कॉलम हेडर्स थे जिनके नीचे हमारा डेटा था, ये हमारा डेटा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेटा, और इसको हम लोग बोलते हैं हेडर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ हेडर्स, हेडर्स का मतलब जो लेबल है हमारे डेटा का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ईच ऑफ द कॉलम हैज़ अ नेम एंड अ टाइप। अब ये बात समझते हैं, हर कॉलम का नेम होता है, ये आपको पता है। इस कॉलम का नेम क्या है? इस कॉलम का नेम है सीरियल नंबर। इस कॉलम का नेम क्या है? इस कॉलम का नेम है नेम। इस कॉलम का नेम है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। इस कॉलम का नेम है रोल। अब इन सारे के सारे कॉलम्स का एक टाइप होगा, जैसे कि सीरियल नंबर एक इंटीजर है, ठीक है, तो इसको इंट लिख देते हैं। नेम हमारा वार कैर है, या फिर आप कह लो कैरेक्टर है, तो हम इसको कर देते हैं वार कैर, ठीक है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग हमारा क्या है? ये हमारा कह लो, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमारा डेट फील्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो जो फील्ड्स हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हमें मिलते हैं सीक्वल के अंदर हम लोग जब करेंगे प्रोग्रामिंग तब। तो ये चारों पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वहाँ टिक लगाने की जगह बची नहीं, इसलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। सो ये है हमारे RDBMS के कुछ सैलिएंट फीचर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है एकदम समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि हम लोग यहाँ पर SQL भाषा में बात करते हैं अपने डेटाबेस से, तो मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जांपल दूँ तो वो हो जाएगा मेरा एम्प्लॉयज़ का ही। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, और जो फील्ड्स पहले थी मैंने वही लिख लेता हूँ, नेम, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और रोल। तो नेम, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और उसके बाद रोल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ पर कोई भी मैं नाम लिख देता हूँ, हैरी, शुभम, रोहनदास, फिर स्किल एफ, ठीक है। ये नाम बहुत अजीब सा है बट ठीक है, बेयर विद द नेम। 2016, 2020, 2019, ठीक है। रोल में आ जाएगा प्रोग्रामर, मैनेजर, और इसको कुछ और देते हैं रोल, क्या दें इसको, सीनियर प्रोग्रामर है स्किल एफ। तो पिछली बार मैंने इसको कुक बनाया था, मैंने सीनियर प्रोग्रामर बना दिया, तो कंपनसेट हो गया वो। अब देखो यहाँ पर ये जो डेटाबेस है इसके कुछ हेडर्स हैं, कुछ डेटा है। अब मान लो मुझे इस डेटा में से कुछ डेटा रिट्रीव करना है। अब आप लोगों का पहला सवाल होगा कि यार ऐसे क्यों रख रहे हैं, इसको एक फाइल में स्टोर कर लो ना आराम से। तो इसको इस तरह इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग इसको फास्टर रिट्रीव कर सकें। अभी ये 4 रिकॉर्ड्स हैं, अगर ये 4 मिलियन रिकॉर्ड्स हो जाएं तब आप क्या करोगे? तब तो आपका डेटा बहुत ह्यूज हो गया। अब मान लो आपको वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिन्होंने 2017 में ज्वाइन किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग एक सेलेक्ट क्वेरी रन कर सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो जो SQL है वो एक भाषा है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आप कह सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मान लो EMP नाम है टेबल का, वेयर YOJ जो हमारा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है वो इज इक्वल टू 2017, ठीक है। तो ये आपको वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स दे देगा जो कि आपकी 2017 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो आपको दे देगा इसमें से, ठीक है। तो इसका 4 मिलियन रिकॉर्ड्स में से मान लो 100 के लोगों ने ज्वाइन किया है 2017 में, तो ये आपको वो 100 के रिकॉर्ड्स जो है पुल करके दे देगा। तो ये पावर है SQL की। आप फास्टर रिट्रीवल कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपने हिसाब से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं डेटा में, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है फास्टर रिट्रीवल कर सकते हैं, फास्टर अपडेशन भी कर सकते हैं। हो सकता है जिन लोगों ने 2017 को ज्वाइन किया है उनका रोल आप चेंज करना चाहें, उनको प्रमोशन देना चाहें, प्रोग्रामर से बनाना चाहें सीनियर प्रोग्रामर,
मैनेजर से बनाना चाहें डायरेक्टर, एंड सो ऑन। बहुत तरह के प्रमोशंस होते हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने इसमें RDBMS के बारे में चर्चा करी, हमने इसमें SQL के बारे में चर्चा करी, हमने इसमें ये देखा कि PHP कहाँ पर आती है इसमें। अब PHP कहाँ पर आती है इसमें एक बार और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उसको नहीं बोला। तो हमारी ये PHP एप्लीकेशन है मान लो, ठीक है, ये मेरी PHP एप्लीकेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेटाबेस यहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है, और मेरा यूज़र यहाँ पर है। मैंने आप लोगों को क्लाइंट सिस्टम मॉडल बताया था, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो देख लेना, ये मेरा यूज़र है, ठीक है। चेयर में बैठा देते हैं यूज़र को, गिर जाएगा वरना, ठीक है। तो ये यूज़र है मेरा। अभी जो यूज़र है मेरा वो क्या करता है, वो मेरे सर्वर पे जाएगा। ये मेरा सर्वर है मान लो, ठीक है, सर्वर। आइडियली डेटाबेस आपका सर्वर के अंदर ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो डेटाबेस है वो कहीं बाहर भी हो सकता है। तो अभी के लिए समझ लो कि डेटाबेस एक दूसरी एंटाइटी है, लेकिन सर्वर के अंदर भी डेटाबेस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर PHP, ये सर्वर, आपका जो क्लाइंट था उसने कहा मुझे दे दो google.com, मान लो ये google.com का सर्वर है, ठीक है। और मान लो google.com के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप लोगों को टॉप 5 एम्प्लॉयज़ भी पुल करके देने हैं। तो क्या होगा कि ये जाएगा SQL से बात करेगा, PHP के अंदर ये कुछ SQL स्क्रिप्ट होगी जो कि डेटाबेस से बात करेगी, कहेगी मुझे वो 5 रिकॉर्ड्स दे दो जो कि मुझे इस पेज में इंसर्ट करने हैं। ये मान लो कि आप एक ब्लॉग मैनेज कर रहे हो, चलो ये google.com को एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एक मान लो आप blog.google.com, गूगल का जो ब्लॉग है वो मैनेज करते हो मान लो। अब आप जब ब्लॉग का जो होम पेज होता है उसमें टॉप 5 रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर आपने कोई भी टैग ब्लॉग वगैरह देखा होगा तब आप लोगों को मालूम होगा कि जो होम पेज होता है ब्लॉग का उसके अंदर टॉप 5 जो फीचर्ड पोस्ट हैं, चाहे वो बेस्ड ऑन डेट हो, चाहे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ व्यूज़ हो, उसके हिसाब से आपको जो टॉप पोस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मान लो कि वो जो पोस्ट हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को 5 जो पोस्ट हैं वो रिट्रीव करने पड़ेंगे। तो आप 5 पोस्ट्स की रिक्वेस्ट भेजोगे डेटाबेस को, और किस फॉर्म में भेजोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर दिस काउंट इज इक्वल टू 5 करके आप भेजोगे कुछ क्वेरी जो कि 5 रिकॉर्ड्स को पुल करेगी, और इन रिटर्न आपको 5 पोस्ट हैं वो मिल जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर 5 पोस्ट। तो आपने रिक्वेस्ट भेजी 5 पोस्ट को रिट्रीव करने की, और आपको 5 पोस्ट यहाँ रिटर्न में मिल गए। और उसके बाद आपने क्या किया, उनका एक HTML पेज बनाकर CSS और JS आपने भेज दी वापस, किसको, उसी क्लाइंट को जिसने रिक्वेस्ट किया था। तो क्लाइंट को पता भी नहीं चला कि डेटाबेस नाम की कोई चीज़ होती है, जो कि मासूम क्लाइंट है, उसे क्या पता डेटाबेस क्या होता है। लेकिन उसने क्या किया कि डेटाबेस को यूज़ भी किया, कैसे, अपने PHP जो सर्वर पे PHP थी उसको इन्वोक करके उसने डेटाबेस से रिकॉर्ड्स पुल करके रिट्रीव कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है PHP के अंदर एम्बेड करेंगे हम ये रिक्वेस्ट को, जो कि आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट या फिर आपके जो भी चीज़ हम रिट्रीव करना चाहते हैं डेटाबेस को, उसको पुल आउट करेगी, ठीक है। सो आई होप कि ये जो PHP का और SQL का RDBMS का इसका जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा, और अभी आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर आप लोगों को लेकर जाऊँ कंप्यूटर के अंदर तो शायद आप लोगों को सिर्फ कोडिंग करके उतना समझ में ना आए जितना थोड़ी सी थ्योरी के बाद आप लोगों को समझ में आ जाए। सो आई होप कि ये हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे कॉमेंट में बता दो कि थोड़ी थ्योरी भी आप लोगों को अच्छी लगती है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी PHP की जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली आप लोग इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले लें, और यहाँ पर ऊपर यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लें, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें, ताकि ये प्लेलिस्ट आपकी अपनी हो जाए। जो भी कोड हम लोग लिखते हैं इस पूरी प्लेलिस्ट में या फिर इन वीडियोज़ में, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है शुरू से PHP को देखेंगे कि क्या होती है। हमने स्टार्टिंग से यहाँ पर कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, सारी की सारी चीज़ें कवर करी हैं। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियोस पसंद आएंगे। मैंने यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है PHP, MySQL इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।